बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। पब्लिक मुझे कहती है सुहाब अफजल, और गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको आज का दिन यानी जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। आज जहां भी दुआ करें, पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया में जहां जहां इंसानियत बसती है उनके लिए दुआ खैर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हम जुम्मे की बात करते हैं, मतलब हम वीकेंड की बात करते हैं, तो वीकेंड के आपके प्लान्स क्या है वो तो हम आपसे जानेंगे। बट ऑल दो हरमीत के वीकेंड के बड़े लंबे चौड़े प्लान होते हैं, तो उन्होंने वीकेंड का क्या प्लान किया उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहाब वैसे वीकेंड के हवाले से बात करें, मेरा वीकेंड भी ऐसे ही गुजरता है जिस तरह ये नॉर्मल डेज गुजरते हैं। तब भी काम करना होता है मुझे, लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं रेस्ट लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन छुट्टी भी है, ज़रूरी है। और फिर आप रिलैक्स होकर दोबारा जब मंडे की तरफ आते हैं, दोबारा शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसी तरह आप ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी के साथ आप दोबारा वापस आते हैं। तो मेरे ख्याल में आपने तो छुट्टियां मज़े से गुजारनी है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी। और सोहा, जब भी जुम्मे का दिन आता है आपका चेहरा खिल उठता है। वैसे $100 स्माइल के साथ मैं तो आज के दिन का आगाज करूंगी, आपको भी ये सजेस्ट करूंगी। लेकिन हरमीत पाजी का पता मुझे क्या सीन लगता है, मुझे लगता है जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली, क्योंकि अपने काम के लिए, अपनी रिपोर्टिंग के लिए ये इधर उधर सिटीज़ का चक्कर वक्कर लगाते रहते हैं। और आज जो है वो आपको पता होगा, बल्कि हमारे जो मीडिया के कोलीग्स हैं उनको बड़े अच्छे से पता होगा कि लाहौर प्रेस क्लब के जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी ये गहमा गहमी जो है वो काफ़ी अरूज पे है। इसी वजह से हरमीत पाजी भी मुझे लगता है कि वहाँ पर इस हवाले से काफ़ी मसरूफ़ है। तो सहाफ़ियों का वीकेंड तो बस इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन चले हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आगाज़ में हरमीत मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैंने गुलबर्ग से कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट आना हो तो कम से कम मुझे कुछ नहीं, अगर मैं सुबह के टाइम आती हूँ, कंपैरेटिवली ट्रैफिक कम होती हैं, सड़कें क्लीन और क्लियर होती हैं, तो मुझे लगता है कि आप पहुंच जाते हो 20-1 मिनट में। लेकिन अगर आप ये गुस्ताखी दोपहर को या शाम को कर लें तो आप 1 घंटे से ज़ायद में ही यहाँ पहुंच पाते हैं, मतलब पौना घंटा कहीं भी नहीं गया। और ये बात सिर्फ गुलबर्ग से कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट की नहीं है, ओवरऑल अगर हम बात करें लाहौर के किसी भी और जगह की, एरिया की, उसमें शादरा आता है, यतीम खाना आता है, नियाज़ी एक्सप्रेस के करीब आप बात करें, धर्मपुरा की बात करें, मुगलपुरा की बात करें, यू जस्ट नेम इट, किसी सिटी का नाम ले लें आप हरमीत। आपको पता है कि लाहौर में विद इन लाहौर ट्रैवल करना इतना मुश्किल हो गया है कि आप इतने में लाहौर से बाहर किसी बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे अगर हम देखें सोहा, जब इस्लामाबाद से हम निकलते हैं और लाहौर की तरफ आते हैं तो लाहौर तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, वहां पे पहुंचते पहुंचते आपको कम से कम इतना टाइम मजीद लग जाता है। तो बात आपकी दुरुस्त है कि जिस किस्म से ट्रैफिक की भरमार है, फिर ट्रैफिक, चलो ट्रैफिक होना चाहिए, लेकिन कवानीन और हमारे, चाहे वो हम हैं और चाहे वो वहाँ की पुलिस है या ट्रैफिक की जो निज़ाम है, वो सारा सिस्टम हमारे सामने से होता है कि ना वो बेचारे ड्यूटी उस तरह निभाने की कोशिश करते हैं, ना हम लोग जो है अपना फर्ज निभाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं बाइक यहाँ से आते हैं तो वहाँ से टांगा जो है वो कहीं ना कहीं सो जाता है, यहाँ से इंसान आते हैं तो उसे रेडी वाला जाता है, किस किस को बचा बचा के आप निकलते हैं मौत के कुएं से। सो ये वाकई में आपकी बात दुरुस्त है कि ट्रैफिक का रुझान जो सिस्टम है वो इतना नाकिस हो चुका है, हर सिटी में ये सूरत हाल है इस वक्त। अब बिल्कुल ठीक है। लाहौर की स्पेसिफिकली हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तजावुज़ात का एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है उसको हरमीत लाहौर में शुरू कर दिया उन्होंने, और इनिशिएट लाहौर से किया गया है। लेकिन कराची, पिंडी और इस्लामाबाद की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अगर आपने विद इन सिटी ट्रैवल करना हो तो आपको एक लंबा टाइम लगता है, और वही टाइम जो है किसी और सिटी में आपने ट्रैवल करना हो तो मेरे ख्याल से उतना ही लगता है। तो लाहौर के अंदर घूमना इस वक्त गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप बाइक पे हैं तो आप ऐसे करके निकल जाते हैं। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये बाइक वाले जो ऐसी बिला वजह राइट लेफ्ट हो जाते हैं, और गाड़ी वाले से उनको कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। लेकिन चले लाहौर की बात करते हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो हमारी राफिया हैदर साहिबा, और इसके अलावा अगर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बात करें तो इस तरह के हम देखने के निगरान सेक्टर में इस तरह के इनिशिएटिव काफ़ी लिए जा रहे हैं। किरायों में कमी की बात भी की जा रही है। और अगर स्पेसिफिकली तजावुज़ात की बात करें तो अब कल जब ये ग्रैंड ऑपरेशन जिसका बाकायदा आगाज़ हुआ, कहा जा रहा है कि 282 अफराद को हरमीत ज़ेरे हिरासत ले लिया गया है। और ये सारी सिचुएशन मजीद हमारे सामने रखेंगे क्लियर करके सुधीर चौधरी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, और जिनकी दुकानें और रेडियाँ और शेड्स उठाए गए हैं वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस हवाले से। जी सुधीर, बताएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं लाहौर में? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 2 रोज़ से ज़िली इंतज़ामिया, LMC और पुलिस के ताउन से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और इस ऑपरेशन में अब तक 2 रोज़ के दौरान 528 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जिन्होंने कार सरकार में मुदाखलत की। 928 शेड्स, थड़े
और ऐसी तजावज़ात थी जो कि सड़क को या गली को ब्लॉक करती थी, उनको हटाया गया। 379 दुकानें सील कर दी गई, इनमें रेस्टोरेंट भी शामिल हैं, इनमें दुकानें भी शामिल हैं, बाज़ार के वो थड़े भी शामिल हैं जो कि आर्जी तजावज़ात में आते हैं। 9 ट्रक सामान जो है वो कब्जे में ली गया है। बाकी तमाम तफसीलात जो है वो 9 जोन्स के ऊपर मुश्तमिल है, ज़रा काफ़ी तफसील है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये कि डीसी लाहौर राफी हैदर इस हवाले से बड़ा जो है वो ऑपरेशन कर रही हैं। रोज़ाना वो खुद निकलती हैं और शलीमार लिंक रोड, ठोकर से लेकर मुल्तान रोड तक, चबुर्जी से ऑनवर्ड जो है आउटफॉल रोड पर, इसी तरह इचरा बाज़ार, भगवानपुरा बाज़ार, अल्लामा इकबाल जो अल्लामा इकबाल टाउन है उसके अंदर करीम ब्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा रशी होता है। अगर आप थोड़ा सा अंदरून बाज़ार की तरफ जाएं तो भाटी गेट है, अनारकली है, शाहलमी मार्केट है, कोई ऐसा बाजार नहीं होगा जहां तजावज़ात ना हो। और आप सुहा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि गाड़ी लेके निकलना इंतहाई मुश्किल है और 2 नुकसान होते हैं, आपका वक्त ज़ाया होता है, आपका फ्यूल ज़ाया होता है, आपका जी। हाँ जी हरमीत। सकीर, अगर हम देखें एक चीज जो सूरत हाल हमेशा हमारे सामने आती है वो यही होती है कि हम एलडीए को देखें, आरडीए को देखें या सीडीए को देखें, बहुत एक्टिवली तो ये आ जाते हैं कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वही सूरत हाल यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि आरडीए बाकायदा पैसे भत्ता लेता है और यहाँ पे जितने भी फुटपाथ वगैरह है उधर लोगों ने कुर्सियां रखी होती हैं, बाकायदा तजावज़ात पर जो है उन्होंने कब्जे जमाए हुए हैं। इस तरह सीडीए की भी ये सिचुएशन है। तो क्या आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म तक होगा या इसी तरह कुछ दिनों के लिए जो माजी में भी हमने देखा है? जी, मैं जब से सहाफ़त कर रहा हूँ 23 साल हो गए। मैंने 23 साल में ये तकरीबन 10वां ऐसा ऑपरेशन देखा जिसके दौरान जो है वो तमाम जो तजावज़ात जो कि सिर्फ आर्जी होती हैं उनको हटाया जाता है। थड़े बड़े शेड जो ये सारी चीज़ें बस आर्जी हैं। हरमीत, ये कोई मुस्तकिल ऑपरेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं जो तजावज़ात के अंदर माफिया शामिल हैं वो बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो बड़े बड़े गुरु हैं। और आप देखिए जो इनकी प्रेस रिलीज आती है उसमें ये ज़िला इंतज़ामिया खुद लिखती है कि ये तजावज़ात एक माफिया है। ये वो माफिया है जिसके ऊपर आप हाथ डालें तो आपको अपनी कुर्सी खतरे में नजर आएगी। इनको कोई नहीं हटा सकता। ये सब आर्जी कार्रवाइयां हैं। ये जो सड़क के ऊपर अगर आप ये बात कर ही रहे हैं तो अगर आप बेचारे गरीब लोग हैं लेकिन वो भी तजावज़ात का हिस्सा है। ऑन स्क्रीन अगर आप ये बात कर रहे हैं थोड़ा जस्टिफाई करते हैं इस चीज को भी कि चले ये ऑपरेशन हो गया, एक आम शहरी जिसने एक रेड़ी लगाई हुई है, एक शेड के नीचे बैठा हुआ है, माल बेच रहा है, उसको तो चले पकड़ लिया, उसका सामान भी लादा ट्रक में और ले गए। हम सोसाइटीज की स्पेसिफिकली बात करें, एक बहुत बड़ा रकबा उन्होंने भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, बिला वजह का कब्जा वो भी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो परमानेंट सोल्यूशन आप कह रहे हैं नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग है, तो क्या इलेक्शन है, इर्द गिर्द माहौल बनाने के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए सारा सीन हो रहा है? जी बिल्कुल, बाजार तो यही नजर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करूँ कि लास्ट गवर्नमेंट के अंदर एक रेडी बाजार बनाया गया था। इससे पहले फूड अथॉरिटी ने एक फलों के सब्जियों के अलहदा बाजार बनाए थे, इसके अलावा मॉडल बाजार बनाए गए थे। लेकिन इस वक्त बेरोजगारी और इस वक्त जो रोजगार की तलाश की सूरत हाल यूं है कि जो भी गांव से शिफ्ट होता है हिजरत करके लाहौर की तरफ, वो एक रेडी लेता है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊं, नौलखा के अंदर नौलखा जो हाजी कैंप है उसके अंदर कमो बेश 2000 रेडी लगी हुई है और वो एक खाली प्लॉट था और गवर्नमेंट ने खुद उसके ऊपर जो है वो तमाम लोगों को कब्जा करने की इजाजत दी है। दाता दरबार के सामने एक पूरा रेडी बाजार लगा हुआ है और वो सड़क तक आया हुआ है। तो इसमें बड़ी हद तक ज़िली इंतजामिया खुद भी शामिल है, LWMC खुद भी शामिल है। तो ये तमाम मिली भगत से होता है। किसी रेडी वाले की जरूरत नहीं होती कि वो सड़क के ऊपर रेडी लगाए जब तक उसे किसी की एक तो आप पब्लिक को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो जरा मुझे ये भी बता दें कि पब्लिक का इस हवाले से रिव्यू क्या है। कुछ लोग ये क्लेम, शहरी खासतौर पे ये क्लेम कर रहे हैं कि जो अमला आता है ना वो दुकान के अंदर से भी कुछ चीजें उठा के ले जाता है। और डिप्टी कमिश्नर पे जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने चुप साध ली, उन्होंने कहा सच मैंने कोई जवाब नहीं देना। तो आप क्या समझते हैं, शहरी इस हवाले से क्या कह रहे हैं, कोई नाजायज काम भी हो रहा है? जी बिल्कुल, जब ये लोग निकलते हैं मुख्तलिफ जगहों से सामान उठाते हैं तो ये दुकान से अंदर से भी उठा लेती हैं। उसकी वजह उन लोगों को बताना होता है कि ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन के दौरान हम कुछ भी कर सकते हैं। तजावज़ात तो हटाना एक तरफ, बाज़ जगहों पे नाइंसाफ़ी भी होती है लेकिन ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर वो लोग दुकानदार जो खुद तो बैठे हैं लेकिन उनके साथ उन्होंने आगे 3-3 थड़े लगवाए हुए हैं और उनसे रोजाना वो किराया वसूल करते हैं और ये किराए की रकम इतनी ज्यादा होती है कि उस दुकान के किराए से डबल हो जाती है और ये रोजाना की बुनियाद पर होता है। अगर आप मंडी में चले जाएं वहाँ भी ऐसा ही है, गुजरना महाल होता है। हालांकि मंडी के अंदर एक बाकायदा शेड दिया होता है, उसके अंदर आगे एक थड़ा होता है और वो उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो लॉट किया होता है।
लेकिन उसके बावजूद रास्ते के अंदर सब्जी के छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए होते हैं, जिसकी वजह से ना तो आम शहरी वहाँ पे जा सकते हैं, शहरी बहुत तंग है। तो तजावुज़ात की वजह से ये हटाने चाहिए, शहरियों का ये मुतालबा है। सुधीर, अगर हम देखें, एक तो जो ऑपरेशन होते हैं, आपने दुरुस्त बात की कहीं ना कहीं, लेकिन अब ये जो ऑपरेशन हो रहा है सुधीर, अगर हम देखें तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? और फिर इसके लिए आप जाहिर बात है बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, रिपोर्टिंग में बड़ा एक्टिव आपका रोल है, तो क्या इंतजामिया की जानिब से क्या कहा गया है कि हाँ इस पर बाकायदा चेक एंड बैलेंस भी होगा, या उसी तरह एलडीए का कोई मुंशी जो है रिश्वत लेके फिर इजाजत दे देगा? जी बिल्कुल, आपने कहा कि पोस्ट ऑपरेशन जो है तजावुज़ात के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। ये लोग आज ऑपरेशन करके चले जाएंगे, कल ही ऑपरेशन खत्म हो जाए, ये तजावुज़ात वापस वहीं पे आ जाएंगी। और जैसे आपने कहा कि एलडीए का भी इस ऑपरेशन में कोई अमल दखल नहीं है, अभी ये सिर्फ ज़िली इंतजामिया कर रही है। जब एलडीए ऑपरेशन करेगी तो बहुत बहुत बड़े ऐसे, मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि गुलबर्ग के कोने के ऊपर बहुत बड़ा प्लाजा है जो कि आज तक सील है। गुलबर्ग की मेन बुलेवर्ड के ऊपर 2-3 प्लाजे हैं जो आज तक सील हैं, जो कि बहुत आपको पता ही है, कुछ सियासी चपकला सियासी मुखालफत की वजह से कुछ प्लाजे बंद कर दिए, और कुछ प्लाजे ऐसे भी हैं जो अभी तक कायम है और कागजों में है बाकायदा कि वो नाजायज़ हैं, उनके केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई नहीं पूछ रहा। तो ये ऐसे ही है बस। ठीक है सुधीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग इसका सोल्यूशन निकाल लिया है, कोई परमानेंट सोल्यूशन हरमीत नहीं समझती हूँ कि अगर ये रेडी बानों की हमने बात करनी है जो शेड्स के नीचे स्टॉल्स लगा के बैठे हैं, तो उनको एक स्पेसिफिक जगह दे देनी चाहिए, कोई ऐसी मार्केट हो जहाँ पर वो सारे काम कर सकें। आपकी कई फीट चौड़ी सड़क जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है अगर आपने ट्रैफिक के आगे पीछे करना होता है। तो आपको पता है कि कहीं कहीं ऐसे लाहौर की बहुत सारी अहम शाहराएं ऐसी भी है जो कि काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन सिर्फ इन तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक की वहाँ पे भरमार होती है क्योंकि आप वहाँ से गुजर नहीं पाते। आपने फुटपाथ पे आपने कब्जा जमाया हुआ है, हर तरफ आपको कहीं ना कहीं कब्जा ही नजर आता है, और इसमें कोई शक नहीं है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि चाहे मैंने काफ़ी दफ़ा इस पे काम की, और ये जो हमारा रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बाकायदा हमने इनको फुटेज भेजी है, लेकिन वहाँ से वही सूरत हाल होती है कि वो 2-3 दिन तो आ जाते हैं कि मीडिया में खबर आई है, लेकिन उसके बाद फिर वही। और अच्छा, एक और चीज़, यही कमिश्नर, यही डिप्टी कमिश्नर, इन्हीं के लोग अंडर जो लोग होते हैं, हालांकि ऊपर इंतजामिया को नहीं मालूम होता कि ऑपरेशन या बहुत सारी चीज़ें। तो अभी परसों की बात है, एक रेडियो वाले मेरे पास है कि मीडिया में ये खबर उठाएं कि यहाँ पे एक मुंशी है, वो आके बाकायदा रिश्वत लेता है हम सबसे और दबाव डाल के यहाँ से चला जाता है। तो बेचारे गरीब लोग होते हैं, या तो उनके लिए एक सिस्टम कर दे, और या जिस तरीके से आके आप उनके टमाटर प्याज आलू को फेंक के निकल जाते हैं, तो ये तरीका तो दुरुस्त नहीं है। पहले आप कहीं ना कहीं जब आपने सब कुछ करना है और इजाजत दीगरों को देनी है, तो फिर इनके लिए भी कुछ सिस्टम, एक मुनासिब सिस्टम, यही बात है कि उनकी रोजगार है, रास्ते दीवारें सब कुछ जो है, उनका रोजगार है, उनकी रोजी है, तो उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए या कोई मुतबादिल होना चाहिए जिससे वो जो है वो रोजगार कमा सके और उनका मुआशी जो है इस्तेहसाल हो रहा है वो जो कंट्रोल हो सके। सुधीर हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से डिटेल में अपडेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि हरमीत आज हमारे देखने वालों ने अपने दिन का बाकायदा अच्छे तरीके से आगाज़ कर लिया होगा, बिकॉज मेरी एक्साइटमेंट तो चले वीकेंड को लेके होती है, मेरे अलावा बहुत सारे लोगों की होती है, क्योंकि सबकी चले 2 छुट्टियाँ नहीं, एटलीस्ट एक छुट्टी तो होती होगी ना। तो जो आपकी छुट्टी है उसको भरपूर तरीके से इंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए आज सारे काम निपटा के आपने वीकेंड के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना है। आज के इस सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज, वो बाकायदा तौर पर ये फ्राइडे का डोज जो है वो हैवी डोज के तौर पर हम आपको देते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो आज की पहली खबर जो है वो बेसिकली आपका इम्तिहान भी है। हरमीत, याद होगा आपको बचपन में हमने 9 सैयारों के नाम याद किए थे, प्लूटो, यूरेनस और इस तरह के बड़े सारे नाम, लेकिन अब तो मुझे लगता है भूल भी गए हैं। जो बच्चे स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रहे हैं ना, उनको याद होंगे, रट्टा लगाया होता था हमने 9 सैयारों के नामों का। लेकिन आज खबर इन्हीं से मुंसलिक है, इसीलिए वो 9 सैयारों में से एक सैयारा जिसे हम यूरेनस कहते हैं, बेसिकली ये शौक नीले रंग का एक सैयारा होता है जो कि हमें दिखाया भी जाता था किताबों में, पिक्चर्स में, वीडियोस में कि ये देखिए इसका साइज़ ये है, रंग ये है। अब नासा ने एक पिक्चर्स जो है वो बेसिकली वीडियोस भी और पिक्चर्स भी जारी की हैं। और आपको पता है नासा की तरफ से इस तरह से अनोखी और ऐसी जो कि इंसानी सोच को और अक़ल को दंग कर देती हैं, हमेशा ऐसी खबरें आती रहती हैं। हमारे निज़ाम शमसी के मुनफरिद तरीन सैयारे का ये अनोखा रूप है जिसे हम यूरेनस कहते हैं, सैयारा जो कि निज़ाम शमसी का 7वां सैयारा है। पहली बात हरमीत, और दूसरी बात ये कि इसके इर्द गिर्द आपको रिंग्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये सैयारा नीले रंग का अंदर है, इर्द गिर्द जो है वो सैयारा नहीं है, उसके इर्द गिर्द ये खूबसूरत से रिंग्स हैं जो कि आम तौर पर नज़र नहीं आते।
लेकिन नासा की टेक्नोलॉजी की वजह से और उनके निज़ाम की वजह से और उनकी एक्सपर्टीज़ की वजह से अब उन्होंने ये जो पिक्चर क्लिक करके हमें भेजी है, हमें नहीं भेजी मतलब ओवरऑल अपनी वेबसाइट पे भेजी है, ये मत समझिएगा डायरेक्ट हमें भेज दी है, खैर लेकिन ये दिखाने का मकसद ये है। लेकिन बात आपकी ठीक है सोहा, अगर हम देखें बचपन में बड़े ये खूबसूरत सी दुनिया होती है, साइंस की दुनिया, जिसमें जब आपके सामने किताबें रखी जाती हैं और हाँ फल्कियात वगैरह जो चीज़ें आपके सामने रखी जाती, तो जो बचपन में या आप लड़कपन में इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते, क्योंकि सब कुछ बहुत अनोखा होता है। फिर कहीं ना कहीं रात की तारीकी में जब आप आसमां की तरफ देखते हैं, मुख्तलिफ सितारों को ढूंढने की कोशिश करते हैं सितारों में, तो ये एक अलग दुनिया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों को अगर देखें, जिस तेज़ी से इस पर काम हो रहा है और जिस तेज़ी से तरक्की हो रही है, तो एक एक करके जो कुदरत ने ये पूरी की पूरी इस प्लेट को किस तरीके से सजाया है बड़ी खूबसूरती से, यानी एक थाल है और थाल में आप देखें कि डायमंड की तरह आपको ये सब कुछ नज़र आता है। तो मेरे ख्याल में कुदरत के खूबसूरत शाहकार जो हैं कहीं ना कहीं साइंस की जो तरक्की है और वो जो तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम तक, और फिर हमने तो ये चीज़ अब देख रही है कि जिस नासा ने एक बाकायदा एक यूट्यूब चैनल, फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे उनके अपने पेजेस हैं जिसमें बाकायदा हर चीज़ के हवाले से आपको अपडेटेड रखने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल बड़ा खूबसूरत है, अगर आप देखें वाकई में ऐसा लगता है कोई डायमंड की कोई रिंग जो है उस तस्वीर में आपको इसी तरह नज़र आती है, और ये बड़े अट्रैक्टिव से वो ये जितने विजुअल नज़र आ रहे हैं बड़े अट्रैक्टिव से हैं। और हरमीत वो आप वाली बात ना कि ये पूरी एक दुनिया है, मतलब हम सिर्फ इस प्लैनेट की बात करते हैं जिस पे हम रहते हैं, जिसे हम अर्थ कहते हैं। अगर हम फल्कियात की बात करें तो बेशुमार सियारे, बेशुमार सितारे, एक निज़ाम शमसी की जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो बिग बैंग थ्योरी से हम शुरू करते हैं पढ़ना, जब हमने पढ़ना शुरू किया था, और उसके बाद फिर ऐसी दुनिया के कहकशाओं की बात करते हैं, गैलेक्सीज़ की बात करते हैं, मुख्तलिफ सैयारों की और सितारों के टूटने की। तो ये वो एक ऐसी स्टडीज़ हैं कि मुझे तो हमीद बचपन में बहुत शौक़ था इसके बारे में स्टडी करने का, और अभी भी बच्चे बड़े शौक़ से और बड़े मगन होकर और बड़ी मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ इन चीज़ों को पढ़ते हैं, बिकॉज ये चीज़ें आपको रियलिस्टिक जो है ना वो चेक नहीं देती, लगता है कि अच्छा कोई और ही दुनिया है जहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ऐसी मूवीज़ और ऐसे ड्रामास और ऐसे कार्टून्स ख़ास तौर पे बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है पनामा से। पनामा से आपको याद आ गया होगा कुछ और, कुछ ऐसे चेहरे आपको नाम याद आ रहे होंगे, लेकिन हमने इस सेगमेंट को सियासी नहीं करना, हम गैर सियासी गुफ्तगू करेंगे। ये पनामा से कोई और ही खबर आई है, जो खबरें पहले आती रही है वो नहीं है। ये खबर कुछ ऐसी है कि पहले आप देख रहे हैं कि अमेरिका में हरमीत बहुत सारी ऐसी जगहों पर हमने ये खबरें दी थी कि आपकी गाड़ियाँ अब बगैर ड्राइवर के चलेंगी, लेकिन आपको पता है कि अब जो है ये हेलीकॉप्टर भी बगैर ड्राइवर के चल सकता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, ये ह्यूमन एरर है जिसकी वजह से ये जहाज़ आप पे घूमी जा रहा है। ये खबर है बेसिकली अमेरिका की एक स्टेट पनामा से, जहाँ पर हेलीकॉप्टर बगैर पायलट के घूमना शुरू हो गया है। मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर सवार जो पैसेंजर थी वो उतरी तो बड़ी मुश्किल से बची, क्योंकि आप देखें इर्द गिर्द अगर आप गौर करें थोड़ा क्लोजअप करके, तो वो जो खातून है इसमें से उतरी है तो वो डर गई, और डरने के बाद बड़ी मुश्किल से जान बचाई, राइट लेफ्ट हो गई वो। लेकिन जो पायलट था वो, भैया पायलट था जारी पता, उसका जहाज़ था, उसने तो उसकी टेक केयर करनी थी, वो खड़ा रहा। उसने पता नहीं उसने क्या सोचा, अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ के अपने हाथ से इस हेलीकॉप्टर को उसने रोकने की पहले तो कोशिश की, फिर जब नहीं रोक सका तो फिर उसने अपनी जान जोखिम में डाली। वो सवार हुआ और सवार होकर इस हेलीकॉप्टर में उसने बटन बंद किया। अब बटन पता नहीं वो किसने ऑन कर दिया था हरमीत, पता तो लगाना पड़ेगा ना, पता करो जरा सीआईडी टाइप किसने वो बटन दबा दिया। वैसे कभी बहुत सारी ऐसी चीजें आप ना चाहते हुए भी सारी चीजें हो जाती हैं ऑटोमेटिक, कहीं ना कहीं आपसे गलती से कुछ ऐसी चीज दब जाती है। मुझे याद है कि ये जो स्कूटी होती है ना, एक स्कूटर होता है, सॉरी स्कूटर, वो बड़ा मुश्किल होता है उसको चलाना। मैंने पता नहीं कमर्शियल में चलाया भी था, बड़े मुश्किल से लाहौर की सड़कों पर चलाया। सो गलती से उसकी रेस को दबाकर और वो आहिस्ता से खुद से चढ़ पड़ा, और उसके बाद फिर उसको कंट्रोल करना। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें जब आती हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे नौजवान, बहुत सारे ऐसे लोग जो फिर खड़े होते हैं कि नहीं अब कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखें ना तो यकीनन एक बहुत बड़े हादसे में ये मामला तब्दील हो सकता था। लेकिन फिर भी आप देखें कि आपने दुरुस्त बात की कि कहीं ना कहीं जो शख्स है जेम्स बॉन्ड बनने की उसने कोशिश की, और वाकई वो बने, और बनने के बाद एक बहुत बड़े हादसे से हेलीकॉप्टर को जो है वो महफूज बनाया। लेकिन बहरहाल अगर आप देखें तो विजुअल में सही वो जिस तरह वो छोटे छोटे हम खिलौने नहीं होते थे जिस तरह उसको घुमाते थे, तो उसी तरह ही हमें विजुअल नजर आ रहे हैं।
आपने बिल्कुल ठीक तशबीह दी है, क्योंकि वाकई होता ऐसे ही है, क्योंकि बच्चों को ये खिलौने वैसे बड़े पसंद होते हैं और वो हवाई जहाज़ जो होते हैं, हेलीकॉप्टर, वो उड़ते तो हैं नहीं, बस गोल गोल घूमते रहते हैं, तो लग ऐसे ही रहा है। लेकिन ये बड़ी एक रियल ख़बर है जो हम आपको अमेरिका से दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली ख़बर पे चलते हैं। अगली ख़बर जो है बेसिकली वो एक रिकॉर्ड है। वैसे नॉर्मली ऐसा होता था कि हमारी ऐसी ख़बरों में हम कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर शामिल करते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से हमने कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड शामिल नहीं किया, तो आज हमने सोचा कि आपको ये रिकॉर्ड ही दे देते हैं। अब जनाब ये नौजवान हैं जिन्होंने चलते ट्रक पर पुलअप्स का आलमी रिकॉर्ड बना लिया है। और अगेन जब हम बात करते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो आप ये बात जानते हैं कि हम कोई रिकॉर्ड बनाता कोई नहीं। अमेरिका के ज़्यादातर नौजवान या जो भी लोग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं वो कोई ना कोई रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं जो कि ऑलरेडी बना होता है। तो जनाब दो, अब देखिए ये चलता ट्रक है और एक ट्रक भी, देखिए अगर दो ट्रक चल रहे हैं हरमीत, तो आपने इस चीज़ को कीप इन माइंड रखना है कि दोनों की स्पीड एक होनी चाहिए। ज़रा सा एक ट्रक आगे नहीं हुआ, दूसरा ट्रक पीछे नहीं हुआ, डंडा टेढ़ा नहीं हुआ और बंदा गया। खैर, लेकिन ये जो है उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की थी इसकी, पूरी प्रैक्टिस करने के बाद ही उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी जो है आप देखिए साथ साथ चल रही है और ये उन्होंने कोई 44 पुलअप्स किए हैं ड्यूरिंग ड्राइव। और वो कहते हैं कि मैं 50 कर सकता था, लेकिन मैंने ये छोड़ दिया क्योंकि मैं रिकॉर्ड जो है वो तोड़ना चाहता था पिछला। तो अब इनका फ्यूचर प्लान्स क्या है मैं आपको भी बता देती हूँ क्विकली। तो अब ये ट्रक से सीधा जाना चाहते हैं हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ कहते हैं कि मैं वहाँ जाकर पुलअप्स करूँगा और फिर मैं एक और नया रिकॉर्ड बनाऊँगा। प्लान्स काफ़ी ख़तरनाक हैं। क्या बात है, क्या बात है। हालांकि सोहा बड़ा बहुत मुश्किल काम है, पुलअप और पुशअप दोनों, क्योंकि जाहिर बात है मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है कि हाँ 30 के सेट लगाने और आपने 90 के सेट लगाने, सो इंतहाई मुश्किल। लेकिन फिर उसका बैलेंस रखना, फिर आप ये देखें कि ट्रक वहाँ से गुजर रहे हो और बड़े ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और ऐसा लगता है कि उन्होंने भरपूर तरीके से प्रैक्टिस की और काफ़ी मुनफरिद भी है। वैसे तो हम जिम में, पार्क्स में वगैरह में पुलअप्स करते नौजवानों को देखते हैं, लेकिन ये वाला जाहिर बात है रिकॉर्ड तो फिर बनना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप जैसे लोग और इन जैसे लोग जिनकी हम खबर दे रहे हैं, जो कि बेसिकली जिम फ्रीक होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी दो ट्रक्स के दरमियान ये आप अगर रख के पुलअप्स कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए और बड़ा ट्रिकी काम है। खैर, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद वो ये काम कर चुके हैं और उनके ट्रेनर कहते हैं कि भी मेरा बंदा इस हवाले से बहुत एक्सपर्ट है, तो वो ये काम आराम से कर लेगा। और उन्होंने कर लिया, रिकॉर्ड बना लिया। आगे चलते हैं जी, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने आपको इंडोनेशिया से खबर देनी है, जहाँ पर समंदर से 150 फीट की बुलंदी पर ये बहरी जहाज़ जो है वो दरअसल बहरी जहाज़ नहीं है, ये बेसिकली एक लग्जीरियस सा होटल है। बाली की जब हम बात करते हैं ना, आजकल मुझे लगता है कि टर्की के बाद एक हनीमून डेस्टिनेशन जो है वो बाली कहा जा रहा है। हनीमून डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं या ओवरऑल वैसे भी आपने घूमना फिरना हो। एक ज़माने में आपको याद होगा हॉट एरिया जो है ना, हॉट कंट्री, वो थी टर्की, आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले। अब भी लोग जाना चाहते हैं टर्की, लेकिन अब लोग बहुत बड़ी तादाद में वहाँ जा चुके हैं और वो अभी डेस्टिनेशन चेंज करना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्टेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप देखिए अगर आप इंडोनेशिया जा रहे हैं और बाली विजिट करना चाहते हैं तो बाली में आप समंदर से काफ़ी ऊपर है, मतलब 150 फीट ऊपर है आप, लेकिन आप एक बहरी जहाज़ में जहाँ पर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और इस बहरी जहाज़ को उन्होंने खूबसूरत से होटल में तब्दील कर दिया है। अंदर पूल भी है, रूम्स भी है, बालकनीज भी हैं और अच्छे अच्छे लग्जीरियस से। वैसे अगर हम बात करें टर्की के बाद बाली के हवाले से, बाली में आपको बहुत सारे जंगलात, बड़े जंगली किस्म के लोग भी आपको मिलेंगे। मैंने तो बड़े करीब से सारा कुछ देखा है। ग्रीनरी भी है, बारिश भी होती है, शाम के वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश होती है। लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, एनी टाइम आपसे पूछेंगे। वहाँ पे सलाम जो है वो बाद में किया जाता है, यही बात की जाती है सूडा माके। तो सूडा माके का मतलब ये खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया तो हमारे घर आइए, खाना खिला देते हैं। सो ये जो चीज़ है ना वो बड़ी अट्रैक्टिव है, मेहमानों का बड़ा ख्याल रखते हैं इंडोनेशियन जो है। और फिर ख़ासकर पाकिस्तानियों से वहाँ की जो ख़वातीन है वो ज़्यादा बड़ी खुश होती है कि हाँ पाकिस्तानी बड़े प्यारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं पाकिस्तानियों को। लेकिन वहाँ पे आपको बड़े बड़े बीच, समंदर के किनारे, आसपास होटल, सब कुछ, और सस्ता भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में अगर जो जाना चाहते हैं टर्की
के बाद टर्की तो बहुत हो गया भाई साहब, आप उस साइड भी जाइए तो बहुत कुछ चीज़ें अच्छा, वैसे आपको टर्की देखने की को जब हम मिलेंगी। बात करते हैं रमीत, आपको पता है दे आर रिच इन कल्चर, और हमारे आसार कदीमा के बहुत सारे ऐसे मकामात मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। हम ब्लू मॉस्क की बात करें, आया सोफिया की बात करें, तो लोग विजिट करते हैं। लेकिन इंडोनेशिया व्हेन इट कम्स टू बाली, तो ये वो एक ऐसा प्लेन है जो कि टेक ऑफ नहीं करेगा या लैंड नहीं करेगा। तो ये हवाई जहाज़ जो है उन्होंने इसको बहरी जहाज़ में चेंज कर दिया है, मतलब समंदर पे खड़ा रहेगा। देखने में हवाई जहाज़ है, लेकिन आपको पता है सतह समंदर की अगर हम बात करें तो आप जो व्यू अपने रूम से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप इस होटल में स्टे कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो आपका बेस्टेस्ट हनीमून या बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। सो देखिए, हमने आपको एक नई डेस्टिनेशन भी दे दी है। सो वी आर डन विद डेली डोज फॉर टुडे। एक क्विक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आप मॉर्निंग शो निकाल रहे हैं, आप न्यूज़ निकाल लें, आप करंट अफेयर का कोई भी प्रोग्राम निकाल लें। आजकल सिर्फ इंतखाबात की बात ज़ोरों शोर से जारी है हरमीत, और एक बड़ी अहम बात कि आज आखिरी दिन है कागजाती नामजदगी हासिल करने का, अपने बैंक से जमा कराने का। लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बानी चेयरमैन और PTI इमरान खान की, तो वो हमेशा ये उनको कहा, अनाउंस तो कर दिया गया है कि वो 3 हलकों से, मियांवाली से, लाहौर से, इस्लामाबाद से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये चीज़ काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। लेकिन अब पूरी PTI की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे हैं, तो वहाँ से फैसला आना अभी बाकी है। एक उम्मीद है जो कि उन सबको है, हमें भी बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे सियासतदानों से, लीडरान से, कि आने वाले इंतखाबात में हम जो इंतखाब करेंगे वो मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये एक ऐसी छोटी सी उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद किससे है ये भी हमने ही डिसाइड करना है। खैर, इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, आपके इर्द गिर्द भी अच्छा खासा माहौल बन रहा है इलेक्शंस का, कम से कम सराउंडिंग्स में जो बातें हो रही होंगी वो तो इलेक्शन के मुतालिक ही हो रही होंगी। नहीं, बिल्कुल। मैं तो जा रहा हूँ हलकों के अंदर, हल्का नहीं, हल्कों के अंदर जा रहा हूं। तो मैं लाहौर में सर्वे किया था, अभी वापस जो है रावलपिंडी के इतराफ में जितने भी आपकी जो हल्के हैं यानी नेशनल असेंबली के, वहां जाके सर्विस कर रहा हूँ अपने। देखिए, हमने एनालिसिस करना होता है, बीइंग एनालिस्ट आपने यानी हकायक आवाम तक पहुंचाने हैं। बिल्कुल। तो अगर बात करूं जो कि जमीनी मुनाफी है, तो फिर मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ जाएंगे। तो यानी मुझे तो अपने आप को भी जो है वो सिक्योर करने के लिए थोड़ा लेग वर्क करना पड़ता है। रिपोर्टिंग करता रहूं, हरमीत भी मेरे साथ रिपोर्टिंग करता रहा सुप्रीम कोर्ट और रिपोर्टर तो होता है ना, रिपोर्टर और पैराशूटर में बड़ा फर्क होता है। ये हरमीत आप बता सकते हैं। हाँ जी हरमीत, बताएं आप फिर कैसे आप आजकल फील्ड भाई, में जा रहे हैं? एक और चीज़ जो माशाल्लाह फील्ड में तो आप उसी तरह एक्टिव हैं, बड़े स्क्रीन पर भी बैठे हैं, बड़े चैनल पर भी बैठे हैं, लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे जो सूरत हाल है इस वक्त, एक तरफ तो क्रैक डाउन है PTI के हवाले से, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही, जो कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए जाते हैं तो उनको भी पकड़े धर लिया जाता है। दूसरी जानिब सर ये कहा जा रहा है कि जो नून लीग में खासकर जो मुनहरिफ लोग थे उनके टिकटों के हवाले से बड़े मसाइल हैं, तो आप बड़े करीब से सारी चीज़ें देखते हैं, क्या लगता है कि क्या अपने लोगों को नाराज़ करके मुनहरिफ लोगों को जो है जो PTI से मुनहरिफ हुए थे उनको टिकटें दी जाएंगी नून लीग से, या कहीं ना कहीं अपने लोगों को ही नवाज दिया जाएगा? सर देखिए हरमीत, आपका जो पहला सवाल था कि तहरीके इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, तो पहले मैं इसका जवाब देता हूँ, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ मुस्लिम लीग नवाज के वहां पर जो मुनहरिफ अरकान आए हैं PTI के, उनके साथ क्या होता है। देखिए, तहरीके इंसाफ को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दरकार है तो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको वहीं से मिलेगी जिसके ऊपर वो हमलावर हुए थे 9 मई को। उन्होंने हमला किया था रियासत पाकिस्तान के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अब एस्टेब्लिशमेंट से ही उनको ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। ठीक, प्लेइंग फील्ड उनको मुस्लिम लीग नवाज से, पीपल्स पार्टी से, JUIF से ये नहीं मिलेगी, तो ना ही ये देने की पोजीशन में है। तो ये तो उनको खुद देखिए, सियासतदान ने बंद गली से रास्ते निकालने होते हैं। ये वाहिद सियासी जमात थी जो कि बिल्कुल खुले रास्तों पर जा रही थी, लेकिन वो खुद जो है वो ढूंढ कर बंद गली में पहुंची है। तो अब जब बंद गली में आप पहुंच चुके हो, उसकी मिसाल है कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी तो साहब ने एक नारा लगाया था, पाकिस्तान खपे। और आप ये देख लें कि जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया यानी वजारत उस्मा से विदाउट ट्रायल, ब्लैक लॉ डिक्शनरी इस्तेमाल करके, उन्होंने बात ये नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, उन्होंने कहा जी मुझे क्यों निकाला। और वो कहते थे वो 5 हीरो ने क्या चीज साबित करनी है, ये वक्त
जो है वो साबित करेगा और मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। तो इन्होंने तो ये किया, इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने कहा डर्टी हैरी, इन्होंने कहा मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, इन्होंने कहा जानवर, इन्होंने कहा मीर सादिक मीर जाफर, और फिर एक शख्स को जो कि डीजीसी के ओहदे पर फाइज हैं उनको अपने ऊपर हमले की एफआईआर में नॉमिनेट कर दिया विदाउट हैविंग एनी एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो ये इस किस्म की हरकतें तो कर गुजरे है ना, फिर 9 और 10 मई के वाकयात कर गुजरे। तो फिर अब इनको चाहिए ये था कि इनके पास बड़े सीनियर कानूनदान, इनके पास बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस थे, तो बानी चेयरमैन को उनके ऊपर एतमाद करना चाहिए था और मुज़ाकरात का रास्ता ऑप्शन अडॉप्ट करते हुए अपने लिए कुछ सहूलत जो है वो हासिल करनी चाहिए थी, तो ये करने में मुकम्मल नाकाम। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन चले आपने ये कह दिया कि पाकिस्तान पीटीआई को तो चले वहीं से मिलेगा जहां से मामला खराब हुआ है, वहीं से ठीक होगा, वहीं से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। चलिए ये मामला तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व्हेन इट कम्स टू पीपी, तो आपको पता है कि वो उनकी पार्टी के अंदर भी दो नजरिए पाए जाते हैं। आसिफ अली ज़रदारी जो मुफाहमत के बादशाह हैं वो ये कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, इलेक्शन आगे भी हो जाए तो इट्स ओके, लेकिन बिलावल हमेशा ये गिला करते दिखाई देते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो फिर उनको कौन देगा ये फील्ड? उनको नून लीग देगी। फिर देखें 4 माह आपके मुल्क के वज़ीर दाखिला रहने वाले कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो जाकर शामिल हो गए पीपल्स पार्टी के, फिर कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, अभी तो पीपल्स पार्टी ने नया जो है ना वो अपना बयानिया बना दिया है। वो जो 16 माह जो गवर्नमेंट थी उनके पास, उस गवर्नमेंट को कहते हैं नून लीग की हुकूमत। जनाब, अगर नून लीग की हुकूमत में बिलावल वजीर खारजा बन गए थे, शहरी रहमान जो है वो क्लाइमेट जो है चेंज की बन गई थी, इसी तरह वो पटेल साहब, इसी तरह नवीद कमर साहब, यानी वुजरा की जो कहते हैं ना फौज जफर मौज थी इनकी, और इसके बावजूद वो हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की थी। तो जनाब फिर वजारतों के मजे क्यों लूटे? जब ये बात करें तो बड़ी तकलीफ हो जाती है उनको। और अब भी मुल्क का दाखिला जाके जो है हसन अयूब साहब, एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं वो शामिल हो रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर। ठीक है जी हरमीत। हसन अयूब साहब, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि नून लीग में अब से पहले, हम तो पहले कह चुके थे, यानी बाद में नून लीग वाले खुद कह चुके थे, अता तारड़ साहब भी हमेशा ही कहा कि ऊपर बात हो गई है। अब मामला ये है कि सर वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं, फिर इसी तरह खबरें आ रही कल परसों जो है कैप्टन सफदर ने ये भी कहा कि जो मानसेरा की बहू है वो वज़ीर आला बनेगी। तो सर वज़ारत उज़्मा, वज़ारत आला मरियम के पास, तो ये दोनों बाप बेटे जो हैं शहबाज शरीफ और हमजा, उनको कोई और सेंटर में लाने की कोशिश की जाएगी सर? अच्छा, आप मुझे ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दी है। वो बेसिकली थोड़ी गलत खबर चल की थी उस चैनल से जो मेरा चैनल है, तो वो फिर हमने वजाहत भी चला दी थी उसकी। तो बस इतनी बात है वो अता के हवाले से। एक बात तो ये है। दूसरी बात हरमीत ये है कि वो बात होने की बात कर रहा हूँ कि जैसे कोई सेटिंग हो चुकी है या कहीं से उनको आशीर्वाद मिल चुका है कि जी ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज साहब ने तो लंदन से रवानगी से कल उन्होंने कहा था कि मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि हमारी ही हुकूमत बनेगी। ये तो नवाज शरीफ साहब के अपने अल्फाज हैं। जहां तक बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा क्या पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनेगी, तो हरमीत साहब मैं आपको बिल्कुल 100% बता रहा हूँ कि ऐसा कोई फैसला इस टाइम नहीं हुआ। और दूसरा देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से तो सुहा भी कह रही होंगी कि जी मरियम नवाज बने सीएम पंजाब, ताकि मैं ना बन जाऊं, मरियम नवाज को क्यों बनाना है मैंने। और एक और खातून जो है वो एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव बन गई है, लेकिन बात ये है कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ। अरे सर लास्टली ये बता दें कि हम सूबों को एफिलिएट करते हैं, सिंध को हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एफिलिएट कर दिया और हम कहते हैं कि नून लीग का गढ़ है पंजाब, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। बट होमवर्क की अगर आप बात करें तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त नून लीग का होमवर्क सिंध में कैसा है? और पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की पंजाब में, तो ये आप क्या देखते हैं इन सूबों में, क्या होगा राइट लेफ्ट या वैसे ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। जो सूरत हाल पीपल्स पार्टी की पंजाब में है वो इस हाल मुस्लिम लीग नवाज की सिंध में है, यानी दे नीड टू वेक अप। और देखिए बात है कि बड़े लोगों ने अभी पीछे ना कराची वालों ने बड़ा शोर डाला पार्लिमानी बोर्ड में कि मियां साहब आप आ जाए कराची से इलेक्शन लड़े, सिंध से इलेक्शन लड़े। और मियां साहब को बाद में कुछ लोगों ने बताया जनाब कि ये आपके सर के ऊपर अपना इलेक्शन बनाने के चक्कर में लग गए हैं, आप बिल्कुल बातों में मत आइएगा, इनका कोई होमवर्क नहीं। यस यस यस। इनकी भी सिचुएशन ऐसी है कि यानी मुस्लिम लीग नवाज ने सिंध को मुसलसल इग्नोर किया हुआ है। मरियम नवाज फिर भी गई है, शहबाज साहब एक दफा गए हैं, लेकिन इनको वहां पर वर्क की जरूरत है। और पीपल्स पार्टी को भी, यानी जरदारी साहब ने हमेशा डेरे रखे हैं लाहौर के अंदर,
और पंजाब के अंदर जाते रहे आते रहे, लेकिन पजीराई नहीं मिल रही उनको। प्रॉब्लम ये है सर एक और रिव्यू रिक्वायर्ड है, एक और रिव्यू ले चुकी है हमसे। सर एक और रिव्यू रिक्वायर्ड है। अब सारी बातें कर रहे हैं, सारी पार्टीज की बातें कर रहे हैं, तो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का नया क्लेम भी देख लेते हैं ना। वो देखिए नून लीग से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, फिर कहते हैं 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, हमारा इंतखाब कर लें। तो आवाम को कन्विंस करने के लिए तो ये लॉलीपॉप काफ़ी है, लेकिन आप क्या समझते हैं वो जस्टिफाइड है, कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? देखिए मुझे तो आईपीपी के पास सीटें आती ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। वजह ये है कि आईपीपी में जो इलेक्टेबल्स आ चुके हैं, लेकिन इलेक्टेबल के साथ देखिए एक हल्के में ना 2 से 3 इलेक्टेबल होते हैं। फिर वो इलेक्टेबल का वोट और जो अपनी जो पार्टी का वोट होता है वो मिलता है तो वो सीट निकलती है। तो यही पोजीशन है कि उनके पास इलेक्टेबल्स तो आ गए हैं, लेकिन पार्टी का वोट कोई नहीं है। जब पार्टी का निकलना बहुत मुश्किल है। तो अभी लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि टर्न आउट अल्लाह करे ज्यादा हो जाए इलेक्शन में। मुझे तो लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो बड़ा कम दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं जी हमें क्या लगे कि कौन हुकूमत बनाएगा, जो भी बनाएगा अपने लिए बनाएगा। मैंने पूछा इमरान खान का, मैंने पूछा नवाज शरीफ साहब का, मैंने पूछा जो है वो बिलावल का, वो बंदा बात ही नहीं करता। हर आदमी ये कहता है कि जी हमारे लिए नहीं बनाएंगे, ये हुकूमत अपने लिए हुकूमत में आ रही है, अपने मजों के जाती मुफाद। बड़ी बड़ी अलार्मिंग चीज है। यानी इससे आपके जो इंतखाबात के इतने नजदीक इतना लोगों की अदम दिलचस्पी, ये वोटर्स के टर्न आउट जो है वो कम होने के लिए एक निशानदेही करती है। ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली जीरो होता चला जा रहा है। सिल साहब थैंक यू सो मच, आपके रिव्यू के लिए बहुत शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को एनालिसिस करने की कोशिश करें तो हमें देखना पड़ेगा कि आवाम का इंटरेस्ट क्या है और वो आने वाले इंतखाबात में इंटरेस्ट ले भी रही है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो सर्दियों की अगर हम बात करते हैं तो सर्दियों में धूप सेकने की बात करते हैं। हरमीत, वैसे लाहौर में तो धूप निकली आज, इस्लामाबाद का क्या सिचुएशन है, लाहौर की, कराची की और बाकी दीगर तमाम शहरों की, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन हम सर्दियों की बात करते हैं, धूप की बात करते हैं, धूप में बैठकर माल्टे खाने की बात करते हैं, उसके ऊपर नमक लगा के। तो ये सर्दियों की ऐसी सौगात है जिसके लिए सारे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। माल्टों का मौसम आ गया है और ये फल इस मौसम की शान है। जी हाँ, सर्दियों में माल्टों का मजा ही अलग है और ये रसीला तुर्श फल लोगों को बेहद पसंद है, जिसके लिए हर वक्त पेट पे जगह बन जाती है। किन्नू एक सर्दियां दी बहुत अच्छी मुफीद सफीद इनू सर्दी दे विच खाना चाहिए, जिन्ना हो सके खाना चाहिए, सेहत वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है जी। हासिलपुर में माल्टों के बागात की दिलकश खूबसूरती और खेतों के बेमिसाल हुस्न ने हर किसी को अपनी तरफ मतवज्जा कर रखा है, जो दिलफरेब होने के साथ साथ बागबान के लिए भी बेहतर रोजगार का जरिया है। जो ताज़ा माल्टा ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੂਟ ਤੋੜ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾल्टा बहुत अच्छा खूबसूरत ਆ माशाल्लाह। ਜਿਹੜਾ ਵੀ देखो ताज़ा टुटिया। दरख्तों की शाखों से झूलते हासिलपुर के रसीले माल्टे जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाए। कैमरा टीम के हमरा राना उमैर सुल्तान, पब्लिक न्यूज़ हासिल। अच्छा, वैसे बात हरमीत बिल्कुल ठीक है। वी आर ब्लेस्ड कि एक तो चारों मौसम हमारे पास हैं, ऐसी खूबसूरत ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि हर तरह का फल हम उगा सकते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऐसे ऐसे माल्टे बनते हैं, ऐसी अक़साम बनती हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। सरगोदा को देख लें, रिनाला खुर्द को देख लें। अच्छा, वैसे सुहा अगर हम देखें, आप जब मोटरवे से आती हैं तो सरगोदा में आपको बड़े मज़े के माल्टे जो हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप सवात की तरफ जाती हैं तो मर्दान के करीब पले का एक स्टेशन आता है, वहां पे जो माल्टा आपको मिलता है रेड, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल रेड सा होगा, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा मजे का होता है, बड़ा रसीला किस्म का होता है और मीठा, खट्टा मीठा। एक तो बड़े खट्टे से माल्टे होते हैं, दिल करते हैं हाय रब्बा इसको साइड पे रख लें, उसका दिल करेगा खाने का। एक तो आपने बात की इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से, तो इस्लामाबाद में हमेशा मौसम औसम ही होता है और अभी भी जो है सन जो शाइनिंग है वो अभी भी बाहर है। तो ऐसे में अगर आप बैठे होते हैं ना, मेरे आसपास बड़े खूबसूरत किस्म के पार्क बने हुए हैं, जैसे हम दफ्तर से निकलते हैं तो आसपास बड़े ग्रीनरी है, तो वहाँ पे आप भी मौसम एंजॉय करें, काला नमक आप छिड़क दें तो उसका फिर अलग स्वाद होता है। भाई क्या आपने ज़बरदस्त बता दिया कि किस तरह से माल्टे खाने हैं। खैर, सर्दियों का मौसम है, धूप सेकें, अच्छे अच्छे माल्टे खाएं और एंजॉय करें। हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और हम जब गज़ा की बात करते हैं, इसराइली जारियत की बात करते हैं, तो गज़ा की पट्टी पर इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हरमीत हर सेलिब्रिटी, हर क्रिकेटर, हर वो आम बंदा जिसके पास कोई भी छोटा या बड़ा प्लेटफॉर्म है वो उसको यूटिलाइज कर रहा है और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। और इस तरह की बहुत सारी खबरें हम भी हरमीत अपने शो में बहुत दफ़ा दे चुके हैं। हमारे पास एक पिक्चर आई, कुछ वीडियोज़ हमारे सामने आई, हमने डेली डोज समेत अपने प्रोग्राम में इस पर काफ़ी तबसरा भी किया कि अगर हम देखें जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं उस्मान ख्वाजा, उनकी तरफ से टेस्ट सीरीज जब चल रही थी पाकिस्तान के साथ, तो प्रैक्टिस में उन्होंने जूते पहने जिसके ऊपर कुछ ऐसे नारे दर्ज थे जहां पर इक्वलिटी की बात की जा रही थी, और वही जो है वो शूज़ पहन के वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसको वहां पर कैरी करना चाहते थे, क्योंकि वो गज़ा के साथ इजहार यकजहती का एक जेस्चर था जो कि वो खेल के मैदान से देना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि उनको अलाउ नहीं किया गया तो खेल के इस मैच के दौरान उन्होंने बाजू पर स्याह पट्टी बांध कर इजहार यकजहती का मुजाहिरा किया ऑन ग्राउंड, जिस पर जो है पहले तो आईसीसी की तरफ से उनको शोकस नोटिस जारी किया गया, और उसके बाद अब जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती चूँकि उन्होंने किया तो आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा को ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर ये चार्ज जो है वो अब कर दिया है। ये एक्शन जो है किस तरह से हम देखते हैं कि पहले भी इंसानियत जहाँ जहाँ कोई ना कोई मसाइल चल रहे थे तो उनके इजहार के लिए मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ या क्रिकेटर्स जो है वो स्याह पट्टी बांध कर पहले भी इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि ये इस वक्त गज़ा की बात कर रही है और गज़ा की बात हो रही है और गज़ा के लिए इजहार यकजहती हो रही है। तो इस सूरत हाल में अब ये एक्शन आईसीसी की तरफ से कहाँ स्टैंड करता है इस पर हम बात कर लेते हैं। यासिर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप आईसीसी के इस एक्शन को किस तरह से देखते हैं? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये है कि उस्मान ख्वाजा की जो ये मतलब जो जेस्चर उन्होंने ये शो किया है, और एक तो बड़ा दलेर उसमें मेरे ख्याल से बड़ा दलेराना जो है वो जेस्चर है, मतलब एक क्रिकेटर है और उन्होंने ये चीज़ शो की, लेकिन ये उनके पर्सनल सेंटिमेंट्स हैं जो शो कर रहे हैं। वी नो के उस्मान ख्वाजा जो है वो टॉप ऑफ द लाइन क्रिकेटर हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो है वो एस बैट्समैन में हैं, और टेस्ट में हो या ओडीआई हो या T20 हो, बड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, 10 से ज़्यादा सेंचुरी है उनकी, और वो उनके मेन प्लेयर्स में आते हैं एक किस्म के। और ये सब अगर हम देखें जी 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 बोले जैसे साहब, अगर हम देखें ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि भारत के जो चैनल हैं उसमें भी हम दिन रात देखते हैं कहीं ना कहीं इसराइल के ज़्यादा गुण गाए जाते हैं। अब इन्फ्लुएंस की बात करें तो आईसीसी में जिस तरीके से भारत का इन्फ्लुएंस है वो किससे ढका छुपा नहीं है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं यही भी वजह हो सकती है? क्योंकि हमने बहुत सारे ममालिक में देखे हैं कि उन्होंने कभी इस चीज़ को मैटर ही नहीं किया, लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में ये मामला आया। तो देखिए बिल्कुल इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली वो तो एक चीज़ ऑब्वियस है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा आईसीसी से, और उसकी वजूहात भी हमें पता है क्या है, कुछ जो भी है फाइनेंशियली या जिस तरह डोमिनेट कर रहा है इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी पे, और वो तो हमें नजर आता है। तो उसमें डेफिनेटली उनका भी हो सकता है, उनका इनपुट हो सकता है। और देखें ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हम जितने भी मुस्लिम्स हैं हम सब ने इस चीज़ को कंडेम किया, और जितने भी इंसान या जो भी इंसान है, जो भी चाहे वो मुस्लिम हो या ना हो, जिसमें भी इंसानियत सोच जज्बा होगा वो इस चीज़ को कंडेम करता है कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि वो एक चले स्पोर्ट्स है, लेकिन अगर एक प्लेयर है वो अपने सेंटिमेंट्स का इजहार कर रहा है तो और वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और हम भी उसके साथ हैं, हम भी उसके साथ हैं, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ हम ट्वीट्स करते हैं। हमारे प्लेयर्स, हमारे जितने भी हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, वी आर विद हिम के उसने जो जेस्चर शो किया है, हम सब के ये सेंटिमेंट्स हैं, और वो उस बंदे में दलेरी है, उसने शो किया है, वो उसको सारा क्रेडिट जाता है इस पे। मतलब अच्छा यासिर, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, क्रेडिट हमें उनको देना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से दिलेरी का, बहादुरी का मुजाहरा किया और अपने सेंटिमेंट्स जो है वो शो किए। लेकिन ओवरऑल आप किस तरह से समझते हैं सारे सिनेरियो को? देखें आप भी एक सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको देखते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उन्होंने ये क्लेम किया है कि मेटा, जिसमें इंस्टाग्राम आता है, फेसबुक आता है, सोशल मीडिया साइट्स आती हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉन्टेंट जो कि गज़ा में सपोर्ट में है, इसराइल के खिलाफ है, उनको बैन किया जा रहा है। और
और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि इसको शैडो बैनिंग भी कहा जा रहा है और कोई आप रिप्लाई नहीं कर सकते, कोई ट्वीट नहीं कर सकते, इस तरह से वो उसको बैन कर दिया जाता है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म पर आपकी और हम जैसे लोगों की आवाज़ ही बुलंद होगी तो उन तक पहुँचेगी। आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल तो बड़ा क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ रही है किस तरह से गजा को लेके? देखिए, गजा को लेके एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है और ये अभी से नहीं, ये हजारों साल का है, ठीक है। और हम जब से बच्चे थे और पैदा हुए हम देख रहे हैं फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, ठीक है, इसराइल की तरफ से जुल्म हो रहा है और ये हम बच्चे थे उस वक्त का देख रहे हैं। अब चूंकि अब आपने प्लेटफॉर्म की बात की है, सोशल मीडिया पे देखिए बड़ा बैलेंस चलना पड़ता है। अब आपको मतलब ये नहीं है कि आप उठ के, अब हमारी चीज तो है नहीं है, अगर प्लेटफॉर्म जिसका है तो आप उसके हिसाब से ही चलेंगे ना। अगर आपने चलना है या तो आप छोड़ दें वो प्लेटफॉर्म, ठीक है, और या आपने चलना है तो फिर बैलेंस चलना है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे भी जाते हैं, ठीक है। और मैं कुछ सेलिब्रिटीज को देखता हूँ जिस तरह कोई एक्ट्रेसेस हैं, कोई एक्टर्स हैं, बड़ा आउट ऑफ वे जाके बोलते हैं। यासिर हमीद साहब, एक और चीज अगर हम देखें, यासिर हमीद साहब अगर हम देखें, ख्वाजा साहब ने जो किया जाहिर बात है दुख तकलीफ सबको है और आपको याद होगा आजम खान ने भी किया था, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी टीम है उसको भी ये जेस्चर पेश करना चाहिए और तमाम तर खिलाड़ी जो हैं वो कम से कम स्याह पट्टी बांध के वो ग्राउंड में उतर सकते हैं? कहीं ना कहीं ख्वाजा साहब के साथ भी इज़हार यकजहती या गजा के बच्चों के साथ भी देखिए बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। इसमें तो ये तो कोई मतलब मेरा मतलब है ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि कोई अनहोनी कोई चीज है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आईसीसी आपको रोके, आप जिस तरह उस्मान ख्वाजा ने की है, आईसीसी ने उसको रोका है, उसने अपील की है, ठीक है, और ही स्टूड अप, वो फिर खड़ा हुआ, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो लोगों के सामने आकर उसने कहा है अगेन ही सेड इट कि अगर आईसीसी मुझे मना करेगी तो मैं नहीं पहनूंगा, लेकिन फिर भी ये मेरे जज्बात हैं। तो ये तो आप मतलब ये कि आपने तो अपना केस पेश करना है ना, उसके बाद जो डिसीजन मेकर्स हैं वो हैं। अगर वो कहते हैं यार आप पहन लो तो पहन लो, नहीं पहनो तो नहीं पहनो, दैट्स इट। लेकिन आपकी नीयत जो है वो सारा काम तो नीयत का है, दिखावे का तो नहीं है, नीयत का है सारे। ठीक है यासर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात सारी नीयत की है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कांड अपने पॉइंट पर आप खड़े रहें। और अगर हम सोशल मीडिया साइट्स की बात करें हरमीत, तो गज़ा का टॉपिक और ये इशू इस तरह का है क्योंकि सेलिब्रिटी हो, कोई आम आदमी हो, कोई आम औरत हो, जब वो वहाँ पर बच्चों को बिलखता रोता देखती है तो रेजिस्ट हम कर ही नहीं सकते। मतलब वहाँ पर जिस तरह से हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने बन से जो कर सकते हैं वो करते हैं और हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ को बुलंद करके उन तमाम सुपर पावर्स तक पहुँचाना जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें तो शायद कुछ हो सके। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अब तो अक्सर औकात हरमीत आप रिपोर्टिंग करने बाहर जाते होंगे तो सन टैन हो जाता होगा। बचपन में लड़के हों या लड़कियां, हमें सन टैन एक सूरत में हुआ करता था जब सारा दिन अम्मा घर बुलाती रहती थी, बेटा घर वापस आ जाओ वापस आ जाओ। आपको पता है ख़वातीन का और बच्चों का तो एक प्रॉब्लम होता है कि एक स्पेसिफिक उम्र के बाद कहा जाता है कि बेटा घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन फिर भी जिद करके छुप के निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि बाहर कुछ ऐसे खेल खेलने होते थे जो कि कमरे में और घर के अंदर नहीं खेले जाते थे। मतलब अगर हम बर्फ़ पानी की बात करें और स्टापू की बात करें, छुपन छुपाई की बात करें, ओ माय गॉड, ये ऐसे खेल हैं जो अब मुझे लगता है कि उनके नाम भी नापैद हो गए हैं। अगर मैं रिकॉल करूं तो एक बड़ी क्लियर इमेज मेरे सामने आती है कि वो सारे वो खेल थे जो कि आपका प्रॉपर वर्कआउट भी हो जाता था, फुल बॉडी एक्सरसाइज भी होती थी, सारे मिलके खेलते थे। वैसे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज होती थी कि स्कूल की छुट्टी जैसे होती थी भैया हम घर पहुंचते थे और ये परवाह नहीं होती कि खाना रखा है, अम्मा ने बेबे ने खाना रखा है, खाना नहीं खाना, भी खेलने जाना है। तो बहुत सारे खेल, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे दोस्त आपके दरवाजे पर खड़े होते थे कि भाई आप अब निकलें, टाइम हो गया है। सो कहीं ना कहीं वो चीजें अब नापैद होती चली जा रही है अगर हम देखें आजकल हमारी सोसाइटी में। तो जनाब ये इतना थके होने के बावजूद भी हमने पकड़ पकड़ाई भी खेलनी है, बर्फ़ पानी भी खेलनी है, स्टापू भी और ये सारे खेल। लेकिन अब जो है ये खेल आहिस्ता आहिस्ता में मांद पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब आप बच्चों से गेम्स पूछे तो वो आपको एक के बाद एक ऐसी वीडियो गेम्स के नाम बता देंगे जो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। खैर, हम ये जो पुराने खेल हैं और ऐसी तमाम तर चीज़ें और ऐसे तमाम तर सब्जेक्ट जो कि इस प्रोग्राम में हम लेके आते हैं, यकीनी तौर पर आपको माजी में ले जाते होंगे। पूरी दुनिया की
प्रॉब्लम है। तो जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनसे अब हम डिस्कशन करेंगे, तो हम कोशिश ये करेंगे कि पूरी दुनिया में जहाँ हम वीडियो गेम्स की बात करते हैं और डिजिटलाइज होने की बात करते हैं, तो जिस्मानी खेल क्यों नापैद हो गए हैं। पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ साथ लाइफ कोच ट्रेनर हैं। तो साइकी ये बेहतर जानते हैं हम सब की कि क्यों आहिस्ता आहिस्ता खेल हमारे दिमागों से, दिलों से, ज़िंदगियों से निकल गए हैं। तो इनसे इस हवाले से बात करेंगे। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। और डॉक्टर गुरप्रीत दुग्गा हमारे साथ मौजूद हैं, नॉवल निगार हैं, दानिश्वर हैं और कैलिफोर्निया से इनका ताल्लुक़ है और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी हम इस टॉपिक को और सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। तो आपको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आपके आने का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं, लेकिन अभी हमने इन सब से बात करनी है, उनके साथ साथ पैनल की डिस्कशन है, उनके रिव्यूज़ तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इनके रिव्यूज़ से पहले पब्लिक का रिव्यू शामिल करना भी ज़रूरी है। तो पब्लिक इन खेलों के हवाले से क्या कहती है और उनको कौन कौन से खेल याद और कौन से वो भूल गए, आइए उनसे जानते हैं। जो हमारा बचपन था उस बचपन में यही चीज़ें होती थी, स्टापू खेल लेना, बच्चे एक्टिविटीज़ करते थे कि हम ये हाइड एंड सी, जो कि अब बच्चे हाइड एंड सी कहते हैं उसको, तो ऐसी खेल वो मेरे ख्याल से एक्टिविटी होती थी। जब हमारा बचपन था तो वहाँ तो आज के मुकाबले में बड़े डिफरेंट किस्म के गेम्स थे। उनमें गुल्ली डंडा वगैरह भी खेलते थे, बाहर कुश्तियाँ वगैरह या भाग दौड़ करना, क्रिकेट भी जब स्कूल कॉलेज पहुँचे तो क्रिकेट खेलते थे। आज ये हालत है कि जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन में गुम हुआ है। इसमें जी देखें, पुराने खेलों में और आज के खेलों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। पुराने खेलों के अंदर इंसान की जिस्मानी, बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा होती थी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इखलाक का जो जज्बा था वो बढ़ता था। आजकल डिजिटल गेम है, डिजिटल दौर है और उसको ये नहीं पता मेरा बाप क्या कर रहा है या मेरी माँ किधर है। पहले के ज़माने में ये था कि बच्चे जो हम लोग स्टापू वगैरह खेलते थे, रस्सा टपते थे, वो वर्जिश होती थी। आजकल के खेल इस तरह के नहीं हैं। पहले हम गुल्ली डंडा खेला करते थे, बांदर किला खेला करते थे और रस्सा खिंचा करते थे, नहीं बड़े सेहतमंदाना काम होते थे। अब तो ये नए डिजिटल दौर ने बड़ा खर्च कर दिया हमारे नौजवान नस्ल को। कैंचे हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, बहुत किस्म के खेलते हम खेलते थे, गली में फाड़ी खेलते थे, खेल कूद बहुत ज़्यादा था। अब तो जब से मोबाइल इतना बच्चों का निज़ाम ख़राब कर दिया है कि घर घर बच्चों को बुलाते रह जाओ, बच्चों का ध्यान ही नहीं हटता, सिर्फ वो मोबाइल ही लगे रहते हैं, ना वो माँ बाप की बात सुनते हैं। मैं जितना मर्जी फरमादार हूँ, लेकिन वो मोबाइल में घुसे होते हैं, उनका ध्यान ही नहीं होता है कि पापा बुला रहे हैं, मम्मा बुला रही हैं, भाई बुला रहा है। अब जो न्यू जनरेशन है सारी मोबाइल में है, मोबाइल में हर चीज़, उनको हर चीज़ मोबाइल में मिल रही है। क्रिकेट है वो भी मोबाइल में मिल रहा है, निकलते ही नहीं बच्चे बाहर, बैडमिंटन खेलते रहे हैं, पूरी फिटनेस रहती थी, भाग दौड़ करते रहे हैं। यही था कि हमारे दौर में था, आपस में हम बच्चे मिल के खेलते थे और अच्छा वक्त, और आपस में अब घरों में बस अब हर कोई बच्चे अपने मोबाइलों पे लगे रहते हैं। मोबाइल के गेम बड़े अच्छे हैं और ये जो है हमारे मम्मा पापा खेलने नहीं देते, लेकिन ये पबजी जो है वो बहुत अच्छी गेम है, मेरे खेलने का बड़ा दिल। कब बदल गया वक्त हमें पता ही नहीं चला, और कब हमने इतनी गलतियां कोताहियां कर दी हमें पता ही नहीं चला, और अब हम इसको देखते हैं तो लगता है किस्सा माजी है, ये तो आज की बात है ही नहीं, इतनी पुरानी बात है। मतलब अभी तो हमारा बचपन गुजरा था, अभी ये सारे खेल हम हरमीत खेला करते थे। हरमीत की तो शक्ल पे लिखा हुआ है कि वो इतने शरारती थे ना, ऐसे सारे खेलों में उन्होंने चीटिंग ही की होनी है, सारों खेलों में सबको हरा के चीटिंग करके भाग जाते होंगे। लेकिन खैर चले जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उनसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अख्तर अब्बास साहब आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले साइकी हमारे माँ बाप की, अभी सब ने कहा कि फ़ोन फसाद की जड़ है, सब ने कह दिया, लेकिन सारे पेरेंट्स जो बेबसी का इजहार कर रहे थे, फ़ोन लाके देने वाले भी पेरेंट्स ही हैं। कसूर किसका? किसी का भी नहीं है। अच्छा, देखें वक्त गुजरता है, उसको गुजरने से कोई रोक नहीं सकता। हर अहद की एक अपनी जुबान होती है। हम सारे बच्चे थे, अब बड़े हो गए, इस पर गिला करें क्या? खुशी होती है। इसी तौर पे ज़ुबानें जैसे जैसे वक्त गुजरता है, कुछ ज़ुबानें कम होती गई, ख़त्म होने के करीब पहुँच गई। कंसर्न इंसानों का होता है। अब हम सारे ने बचपन में बहुत सी चीज़ें वो खेली हैं जो अब हम नहीं खेल सकते। छिटापू खेलते थे आप लोग, वो गुल्ली डंडा लोग खेलते थे। मुझे याद है कि बंदर किला होता था, जिस किसी को फसाना गरीब को होता था उसको बंदर बना के मारते थे, और बहुत एक दूसरे से बदले भी लिए जाते थे। किसी को आप? अच्छा, हरमीत को तो शायद याद ना हो, गांव में चूंकि स्विमिंग पूल तो होते नहीं थे, लोग अपनी भैंसों पे बैठ के जाते थे तालाब में, छप्पर में, और अल्लाह माफ करे हमने वो सीन देखे हुए हैं। मैंने बहुत किया, मैं तो ऊपर से छलांगे मार मार के, वो तो बड़े हुए तो पता चला कि यार ये बहुत ही गंदी जगह है। लेकिन हमने लोगों को वहां स्विमिंग करते भी देखा। लेकिन हमने गांव में लड़कों को वॉलीबॉल खेलते देखा, बड़े
यानी जो सबसे लंबे और ताकतवर और समझदार होते थे वो वॉलीबॉल खेलते होते थे। आप क्रिकेट बाद में आई है, हमारी दादी हमको खिदो बना के देती होती थी, ये जो कपड़े बच जाते थे उनको लपेट के गोल होती थी और इससे दूसरों को मारने का काम भी लिया जाता था, और इससे वो जो थापा होता है ना जिससे कपड़े धोते यानी दैट वाज द बैट, उससे इतनी शानदार ये हिटें लगती थी और माएँ भी देखती थी, बच्चे भी देखते थे। उस हद के तकरीबन सारे बच्चे बिल्कुल जिस्मानी तौर पे बहुत फिट थे। अब बहुत कम हमें याद है कि हमने किसी बच्चे को देखा हो बीमार या इस तौर पे कि वो मुज़मिल सा हो। गांव के सब बच्चे एक्टिव होते हैं, फुटबॉल नहीं खेलेंगे तो ये वॉलीबॉल खेलेंगे, कबड्डी होती थी, कौडी मेलों पे कबड्डी होती थी। गुल्ली डंडे में तो अगर नहीं भी कोई खिलाता था तो लोग अपना बना लेते थे। एक और पिट्ठू गर्म होता था यानी वो जो पुराने घड़े होते हैं उनको नुमान साहब को याद होंगे कि पुराने घड़े तोड़ के तो उनके वो ठीकरे से बना लेते थे। अख्तर अब्बास साहब, जिस तरह से आप सारे खेलों को इतनी खूबसूरती से बता रहे हैं, मुझे लगता है कोई खेल छोड़ा ही नहीं आपने। अच्छा, सारे खेल खेले हमने अपनी बहनों के साथ वो जो लड़कियां खेलती थी ना टाप के वो खाने से बने होते थे, पता नहीं क्या कहते थे उसको, स्टापू। हाँ जी, तो वो एक खाना क्रॉस करके दूसरे में जाते थे, बहुत मजा आता था। लूडो हमने बहुत खेली और लूडो में चीटिंग सिर्फ सभी करते थे थोड़ी थोड़ी। अब भी खेलते हैं ना, लेकिन फोन पे 4 बंदे बैठे होंगे। अच्छा, वैसे वो एक और चीज बड़ी मजे की होती थी, आपको पता है कि बहनों की जो सहेलियां होती थी छोटी छोटी, और फिर कहीं ना कहीं जो गुड़ियों की शादी हुआ करती थी तो उसमें मजे की घर से लाके पकवान, तो फिर हम क्या करते थे कि भैया हम भी खा लेते थे। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, आप जहां रहते हैं कहीं ना कहीं शायद आपने वो बचपन वहां का देखा हो, क्योंकि वहां की बात कहीं ना कहीं हमसे पहले ज्यादा एडवांस है वो लोग। लेकिन वहां पे रह के किन चीजों को ज्यादा आप, जब बात आती है सरजमीन हिंद की बात आती है, इस धरती की बात आती है, किस चीज को ज्यादा आप मिस कर लेते हैं? ऐसा है कि मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था, बातें भी सुन रहा था, इमोशनल हो जाते हैं हम। बचपन में सब कुछ देखा है, सभी गेमें हमने देखी हैं, इधर का पंजाब हो उधर का पंजाब हो, पर जो आज की प्रॉब्लम है ना जी, इससे कहीं ज़्यादा सीरियस है या ग्लोबल इशू है। जैसे आपने पहले भी कहा कि यहाँ पंजाब पाकिस्तान इंडिया की नहीं है, यूएसए में पूरे ग्लोबल में है, और इतनी जल्दी जो चेंज आई है कि किसी को भी मालूम नहीं है कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, क्योंकि इसका एक फिजिकलिटी पर असर पड़ता है, बच्चों की जो सेहत है, देन जहनी ब्रेन की अपनी एक गेम्स में उसकी एक फोकस करते हैं कि टीम जो इन्वॉल्वमेंट होती थी। सबसे बड़ा है कि जब हम गेम खेलते हैं, बच्चे गेम में जब हारते हैं तो हारना सीखते हैं। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम कोऑपरेट करना है। वो सब जो सोशल इंटरेक्शंस हैं उसका, मैं बाय प्रोफेशन फिजिशियन हूँ, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतनी जल्दी चेंज होता है देखा है। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते थे तो 10-15 साल पहले वो चुप करवाते थे, कम बोलो, बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करते थे, चीज़ें उधर। अब आते हैं उनके हाथ में फ़ोन। डॉक्टर साहब, वैसे एक बात बताएं, मैं तो शरारती था, आपसे जानना चाहेंगे बचपन की कौन से वो खेल कभी याद आते हैं? कुछ शरारतें हमारी तरफ मुस्कुराहट से लग रहा है कि आपको सारे खेल याद आ रहे हैं, जो आप प्लीज शेयर करें हमसे। हाँ जी, कौन सा खेल है जो आप अभी रिपोर्ट में और आपने जो कहा सभी खेले हैं, स्टार्टिंग विद कबड्डी, आपने मिस की, वो बांदर किला भी खेला, बांदर किला, खो खो, पिट्ठू कैंप, लुकन छिपाई। हमारे आई थिंक सभी गांव में होता था, लुकन छिपाई में आप पूरे गांव में छुप सकते हैं। उसमें प्लेटफॉर्म, हाँ, उसमें क्या है कि इंटरेक्शन होती थी, एक भाईचारा बढ़ता था, फ्रेंडशिप्स जो वो होती थी वो अब तक कायम है। अच्छा, खेलों में दोस्तियां टूट भी जाया करती थी तो दोस्तियां बन भी जाया करती थी। अच्छा अख्तर अब्बास साहब, यही बात जो गुरप्रीत कर रहे हैं कि आप अगर ओवरऑल देखें तो एक स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट जो है वो इन खेलों से आती थी। ना सिर्फ फुल बॉडी एक्सरसाइज थी, बल्कि आप लोग जिस तरह के ताल्लुकात बना लेते थे तो खेल का एक पार्टनर वो खेल का ही पार्टनर होता था। तो खवातीन के लिए आप क्या समझते हैं, लड़कियों के लिए खासतौर पर? अब तो बिल्कुल हम बच्चों को, लड़कों को तो नहीं देखते, लड़कियों को भी हम नहीं देखते किस तरह की कोई एक्टिविटी हो या खेल इस तरह का कोई खेल से। अच्छा, लड़कियों की बहुत एक्टिविटी तब होती थी, अब वाकईतन नहीं है, यानी उनके पास भी गुड़ियों वाला तो सबके पास होता था, ऑलमोस्ट शादियां होती थी पूरी। एग्जैक्टली, उनके पास पूरी एक्टिविटी एक प्लान होता था। मैं इसका एक दूसरा पहलू भी देखता हूँ कि जैसे ज़माना बदला, पहले गांव के लोगों को खेल में ये छोटे छोटे खेलते थे वहीं रहते थे,
पर अभी आप देखें पिंडी से लेके बूरे वाला, चीचा वतनी, ये जो साथ हमारे रायवेंड, छोटे छोटे कस्बे ही है ना, वहां से भी लड़के निकलते हैं बिल्कुल, और कौमी खेलों में आ गए। कोई बूरे वाला एक्सप्रेस कहलाता है, कोई पिंडी एक्सप्रेस कहलाता है। यानी जैसे ही विजन बढ़ा, वेन्यू भी बढ़ा, अपॉर्चुनिटी बढ़ी। यानी पिछली चीजों पे यानी उसको याद करके एक नॉस्टैल्जिया तो होता है, लेकिन साथ जो मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक्सपेंशन हुई है, ये लोगों की रेंज बढ़ी है, लोगों की इज्जत बढ़ी है। अभी हमारे छोटे छोटे गांव के बच्चे कबड्डी में इंडिया भी जाते हैं, बैरून मुल्क भी जाते हैं। कभी किसी ने स्क्वाश कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। अभी आप गांव में देखें कि जो बादशाहों वाले खेल हैं, वो जो ब्लेड है वो खेलते हैं, और कितने सारे वहाँ उन्होंने वो जो शहरों में खेले जाते थे वो वहाँ चले गए। तो ये शायद हर अहद की खूबसूरती होती है। डॉक्टर साहब जो हमारे भाई अख्तरबाज साहब फरमा रहे हैं, वाकई में बड़े बड़े मजे की चीजें, और कहीं ना कहीं देहात से, क्योंकि मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ पाजी के जो बर्गर है ना, उनसे नहीं खेले जाते, क्योंकि दौड़ धूप होती है भैया, वो तो ऐसी के लोग हैं। तो हमारे जो देहाती लोग होते हैं वहां से निकल के वो निकल जाते हैं आगे। डॉक्टर साहब, जो आज के हालात हैं, यानी वो बचपन जो हम याद करते हैं बड़े मजे का था, आज के बच्चे आजकल शेर खान को याद करते हैं, मोटू पतलू को याद करते हैं। तो ये आज के बचपन को आप कैसे देखते हो, और इसके आने वाली जिंदगी पे कितने असरात होंगे? क्योंकि हम तो देखते हैं लोग बड़े कोनों में बैठे होते हैं अकेले अकेले अंधेरे में, बिल्कुल किसी बात ही नहीं करते। आजकल बच्चों की ना दो जिंदगियां चल रही है। एक उनकी साइबर लाइफ है, उनके एक फ्रेंड्स हैं जिनको कभी नहीं मिले, उनके साथ गेम्स खेलते हैं, इंटरनेशनल को कहाँ यूरोप में बैठा है, उनको जानते भी नहीं, उनसे फ्रेंडशिप भी होती है, ब्रेकअप भी हो जाते हैं। हाँ। और पर गेम्स ऐसा है कि जो जनरेशन में चेंजेस तो आएंगी। हम अपने माँ बाप से अलग थे, बच्चे हमसे अलग हैं, और जनरेशनल गैप भी होता है, चेंजेस भी होती हैं। जो सडन चेंज ये है, ये इससे जो अमेरिका में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ उन्होंने स्कूल में प्ले टाइम बढ़ा दिया है। कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम किया है कि बच्चे फिजिकली कुछ ज़्यादा खेले। उन स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं है, जहाँ स्कूल में बच्चे फ़ोन को ऑन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो सभी जगह कर सकते हैं। ज़रूरत किस चीज़ की है कि उनको समझना चाहिए। और ऐसी गेम्स, मैं कई बार सोचता हूँ कि आजकल के बच्चे म्यूज़िक बहुत लाइक करते हैं, भंगड़ा, गिद्दा, अभी भी वो भी तो एक गेम है, वो भी तो खेल है। मे भी उनको थोड़ा उस तरह डाइवर्ट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप ना एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज किया जा सकता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, तो आप क्या समझते हैं कि पेरेंटिंग में आपके घर की माँ, मेरी माँ अक्सर औकात कहती थी और बेटा छुपन छुपाई खेले, और हम छुप जाते थे, वो घर में ढूंढती थी। अब्बा जब आते थे तो उनको पता होता था कि उन्होंने बैट पकड़ाना ही है, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, आओ हम बाहर खेलते हैं। घर का जितना भी सहन होता था, कुछ ना कुछ अम्मा अब्बा हमारे साथ करते ही करते थे। तो ये अब पेरेंटिंग का कितना, अगर एक बच्चे ने मोबाइल पकड़ा है तो माँ ने भी तो पकड़ा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल भाई साहब ने, भाई आपने बहुत सही बात की। बच्चे जब हम उन्हें कुछ बताते हैं, उससे ज़्यादा इससे सीखते हैं कि हम क्या करते हैं, देख के ज़्यादा सीखते हैं। अगर पेरेंट्स हम अपना फ़ोन लेकर बैठे रहेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। तो माएँ छोटे बच्चे को बिज़ी करने के लिए, अपना काम निपटाने के लिए उनको फ़ोन या टीवी ऑन करेंगी, सो उससे फ़र्क पड़ेगा। पेरेंट्स की इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, घर में कैसा माहौल होगा। बिल्कुल ठीक कहा अख्तर साहब, यही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पेरेंटिंग कहाँ लैग कर रहे हैं? अभी मुझे याद है, मैं बचपन में ये जो कुछ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वर्किंग वुमेन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और हरमीत, जब एक खातून का खाका अपने दिमाग में हम बनाते हैं तो पिक्चर जो क्लियर होती है वो ये होती है कि एक खातून जो है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सिनफ़े आन है तो वहाँ सिनफ़े नाजुक भी है, जहाँ पर हम उसकी नरमी की, मोहब्बत की, ममता की बात करते हैं, लेकिन यही सिनफ़े नाजुक जो है वो आज सिनफ़े आन भी है। शुजाअत की, बहादुरी की बात की जाए, साबित कदमी की बात की जाए, तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बहुत सारी ऐसी मुश्किलात में साबित कदमी के साथ, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत सारे वसीले पैदा करने वाली ये औरत जो आजकल आपको हर मैदान में दिखाई हौसला दिए खवातीन को, आपने देखा होगा कि हर मैदान में, हर इदारे में, और जैसे जैसे ये मामला निकला है, हमने खवातीन को कहीं ना कहीं
चाहे वो पढ़ाई या कहीं ना कहीं थपकी दी है, तो चाहे वो क्रिकेट में जाएं हम देखें, या एयरफोर्स में देखें, या फौज में जाके देखें, या पुलिस डिपार्टमेंट में, या मीडिया में, हर तरफ आपको खवातीन, और मेरे ख्याल में हर जगह में उन्होंने मर्दों से एक अच्छा एक अलग मुकाम जो है वो पाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज का दिन बड़ा ख़ास भी है, और ख़ास होने की सूरत में जितनी भी खवातीन हैं यकीनन उनको हौसला, उनको मोटिवेट करना और किसी न किसी जगह पे पहुंचाना। आज जो है अपने पैनल की तरफ जाने से पहले एक बात मैं ज़रूर करना चाहती हूँ कि वो तमाम खवातीन जो आपकर मेरे जैसी हैं, उनके अलावा वो तमाम खवातीन, उनका शहरों से नहीं देही इलाकों से ताल्लुक़ है, जो पाकिस्तान की शहरग हैं, वो दरअसल असल वर्किंग वुमेन है। तो उनको आज खिराज तहसीन पेश करते हैं हम गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से। और जो पैनल मेरे साथ मौजूद हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस, मेरे साथ जो है वो दुआ जमील साहिबा मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, शी इज़ डूइंग रियली गुड ऑन स्क्रीन। आपने इनको करंट अफेयर में भी देखा है, न्यूज़ में भी देखा है, और एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, हर चीज़ के बारे में बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बात करती हैं और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो बीइंग अ वर्किंग वुमेन, ये हमारे पास बेस्टेस्ट ऑप्शन था ऑन स्क्रीन जो कि आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं। तो उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। और इनके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में अमरीन अस्करी मौजूद हैं, ट्रेनर हैं, माहिर तालीम हैं और पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं। तो इनसे भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आपका भी आने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा दुआ, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आप क्या देख रही हैं? बड़ा टू द पॉइंट और कंसाइज सा सवाल ये कि ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्टेड, तो आपने क्या तब्दीली देखी आहिस्ता आहिस्ता, कि अगर एक्सेप्टेंस लेवल की बात की जाए तो सोसाइटी में उसका क्या आप देख रही हैं, और आप खुद क्या महसूस कर रही हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं? थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमें सिर्फ जब ये दिन आए उस पर बात नहीं करनी चाहिए, इस पर ऑन एंड ऑफ इस पर बात होती रहनी चाहिए। अच्छा, अगर आप पर्टिकुलर ये देखें कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया जब मैं बाहर फील्ड में आई काम करने के लिए, और उसके बाद अब तक क्या डिफरेंस आया, डेफिनेट बहुत डिफरेंस है। उस वक्त थोड़ी एक्सेप्टेंस बहुत कम थी, लेकिन अब ज़्यादा है। लेकिन पर्सनली मुझे ये लगता है कि अभी भी बहुत ज़रूरत है इस सेक्टर में काम करने की, क्योंकि हमने अल्फाजों में, हमने राइटिंग में, हमने बड़ी बड़ी बैनर फ्लिक्स में तो औरत को आज़ाद दिखा दिया, लेकिन हमारी जो ज़हन है ना बेसिकली बतौर सोसाइटी, अभी भी हम औरत की आज़ादी को कबूल नहीं करते हैं। तो ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। हाँ, ये है कि जी औरत गाड़ी चला रही है, औरत जॉब कर रही है। अब ये देखना ना कि एक इदारे के अंदर औरत को कितनी स्पेस मिली है। वो ड्राइव कर रही है तो उस रोड पे जब 10 मेल गाड़ी चला रहे हैं, उनमें से एक खातून आपको नजर आएगी ड्राइव करते हुए, तो उसको उस पर वो जो गाड़ी में, क्योंकि एक्चुअली हमें अपनी जो हमारी मेंटालिटी है बेसिकली उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है कि 2010 से हमने, उससे पहले भी औरतें एग्जिस्ट करती थी। इस दिन का जब से आगाज़ किया तो कोई बड़ा फर्क नहीं हम पैदा कर सके हैं, जो मुझे लगता है। कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं आया। ठीक है अमरीन, आप मुझे क्या इस हवाले से बताती हैं कि अगर हम देखें एक ट्रॉमा बॉन्डिंग हमने खुद भी क्रिएट की हुई है, दुआ वाली बात कि अब देखें ओवरऑल हम देखते हैं कि हम अपने घर में मौजूद छोटी बहनों को, या अगर हम जहाँ काम कर रहे होते हैं उन्हें कह रहे होते हैं कि भाई आप ऐसे नहीं करें, ये खवातीन को मसला होता है। तो एक समाज का एक बॉन्डिंग है, वो तो है, लेकिन हमारे जहन में भी एक चीज़ है जिसको हम शायद ख़त्म नहीं कर पाए अब तक, बीइंग अ वुमेन। आप उसके बारे में क्या कमेंट करते हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने, दुआ की बात से भी मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। पहले तो एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं थी। पहले एक वेमेन का, एक औरत का रोल यही था कि वो हाउसवाइफ है, उसने घर ही संभालना है। लेकिन ग्रेजुअली ये चीज़ चेंज होती गई और हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कितना चेंज आया है। और जैसे उन्होंने भी कहा कि हर फील्ड में यू जस्ट नेम इट एंड दे आर देयर, एंड ट्रेमेंडस उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हर सेक्टर में। लेकिन जो एक्सेप्टेंस की बात हो जाती है, उसमें ये चीज़ है कि अभी भी लोग ये समझते हैं कि एक वर्किंग वुमेन अच्छी हाउसवाइफ नहीं हो सकती। ये टैबू है, ये टैबू है। और अभी भी ये लोग जहन में लेते हैं जब कोई काम करना चाहता है या कोई आगे, क्योंकि हर एक के अंदर स्किल है, एजुकेशन है, सो वो चाहते हैं कि हम उसको कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, लेकिन घर से नहीं इजाज़त मिलती। सो मेरे हिसाब से जितनी जो वर्किंग वुमेन है अच्छी हाउसवाइफ हो सकती है वो कोई नहीं, क्योंकि वो बैलेंस कर रही है अपने वर्किंग को भी और अपने घर को भी बैलेंस कर रही है। और मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीके से लेकर जा रही है, क्योंकि एक वो काम कर रही है, लेकिन जब वो घर आती है तो उसका रोल एकदम से चेंज हो जाता है, इंटायरली चेंज हो जाता है, और वो बिल्कुल घर के मोड में आ जाती है, जिसमें वो बच्चे भी देख रही है, कुकिंग भी है, सारे कुछ है। सुपर वुमेन है, सुपर वुमेन है, कभी ऐसे रूप धार लेती है ना। दुआ, आपने जो बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि कहीं ना कहीं हमें जो चलते हुए रोड पर अगर हम निकलते हैं तो अगर हमें कोई खातून नजर आती है, यही बात पूरी सोसाइटी जब एक्सेप्ट करती है
तो वो फिर आप बड़े कैनवस पे जाकर सोचते हैं कि वाकई आपने सही मानों में वर्किंग वुमेन को राइट्स दे दिए। सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। जी दुआ हरमीत आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी हरमीत, ओवर टू यू। दुआ सवाल मेरा ये है कि अगर हम देखें जो सूरत हाल, जो सारी चीज़ें जो आप बयान करें, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि बड़ी आज़ादी है, अगर हम बांग्लादेश की तरफ जाए, दीगर ममालिक की तरफ जाए, कहीं ना कहीं ख़वातीन मर्दों के बराबर, अब उनसे ज़्यादा हमें तादाद में नज़र आती है काम करते हुए। लेकिन पाकिस्तान में ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो काम करती हैं, कहीं ना कहीं गिला शिकवा उनके अपने ही ख़वातीन से होता है। ख़वातीन का कितना रोल होना चाहिए अपने ख़वातीन, अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल आपने ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है हरमीत। एक्चुअली खवातीन की दुश्मन है, ये एक बड़ी कॉमन सी हम बात सुनते हैं। मैंने जो आगाज में बात की ना कि ये हमारा जो एक मेंटल इशू है ना बेसिकली सोसाइटी का। अच्छा, उस सोसाइटी में जरूरी नहीं कि सिर्फ मर्द हजरात आते हैं, उस सोसाइटी में वो खवातीन भी हैं जो किसी दूसरी खातून को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती हैं। अगर आप दूसरे ममालिक की बात करें, नो डाउट बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए, वो काम भी करती हैं। आप यूरोप ले लें, आप अच्छा इंडिया जो है वो अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान की तरह ही है। वहाँ पर एजुकेशन में औरत को हिस्सा तो दिया गया, लेकिन वहाँ पर भी राइट्स में वो सफर कर रही है। अच्छा, एक चीज जो हमें लगता है, हम कहते हैं जी औरत को हमने तालीम दे दी है, बड़ी बात है जी, हमने उसको MA करा दिया है, उसको MPhil करा दिया है, चलें जी आप जाएं लॉयर बन जाएं, आप जाएं जी आप टीचिंग कर लें, आप किसी भी फील्ड में चली जाएं। लेकिन जो बुनियादी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि हम वो राइट्स नहीं देते हैं उसको किसी जगह पर भी, घर से लेकर दफातर तक। वो एक औरत के हाथों औरत सफर होती है। और इसी तरह से जब आप राइट्स नहीं देते हैं और आप फिर सुरखरू हो जाते हैं कि जी हमने एजुकेशन दे दी, तो उस एजुकेशन का क्या करना है जब आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर सके। अच्छा, फिर एक बड़ी मजे की बात है जो मुझे फील होती है, खवातीन को नहीं पता कि उनके क्या राइट्स हैं, उन्हें काम किस तरह से करना है। ये सबसे बड़ा अच्छा, खवातीन भी फिर ब्लैकमेल हो जाती हैं, दफातर में भी ब्लैकमेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखिए एक मर्द है वो भी वही डेजिग्नेशन पर है, एक औरत भी उसी डेजिग्नेशन पर है। मर्द जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जॉब करता है क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। जो फीमेल है क्योंकि उसको अपनी राइट्स तो नहीं पता है तो वो ब्लैकमेल होती है, वो सफर करती है। फिर आपको पता है बहुत सारे इश्यूज और दीगर चीजें जो है वो इंटरप्शन, लेकिन ये पॉइंट आपका बहुत वैलिड है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से एक औरत इसे साल का शिकार होती है, तो कि उसको पता ही नहीं होता। अमरीन, आप इस पर क्या कमेंट करेंगी कि भाई हमें पता होना चाहिए हमारे राइट क्या है, तभी तो हम उनको ले सकेंगे, उसके बारे में सवाल कर सकेंगे। देखिए, इस राइट पे कभी डिस्कस किया ही नहीं जाता, डिस्कशन होती नहीं है ना, घर में भी नहीं होती, बाहर भी ना नहीं पेरेंट्स करते हैं, ना किसी स्कूल में बताया जाता है कि औरतों के राइट्स क्या हैं, वो किन किन एरियाज़ में आगे आ सकती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है कि सिर्फ निकाहनामे में ही आप उसके राइट के सारे कॉलम को क्रॉस कर देते हैं कि आपने ये चीज़ें आप कर ही नहीं सकते हो आगे। सो इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले तो ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को बताएं, अपनी बेटियों को बताएं कि आपके राइट्स क्या हैं। आपने अगर सोसाइटी में मूव करना है तो आपने कैसे मूव करना है, आपको ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी। सो उसको कैसे फेस करेंगे। और जहाँ तक सोसाइटी का ताल्लुक है तो अगेन हमारे मुल्क में भी ये चीज़ एक्सेप्टेंस जब बात आ जाती है वो भी थोड़ी कम है। हर जगह पे आप दफ्तर में देख लीजिए, आप वर्क प्लेसेस पे देख लीजिए, आप रोड्स पे चले जाएं, अगर कोई एक्सीडेंट होता है और अगर कोई औरत गाड़ी चला रही है तो कहेंगे नहीं इसी का होगा कसूर क्योंकि ये गाड़ी चला रही थी, क्योंकि ब्लेम भी औरत को ही कर दिया जाता है। एफिलिएट कर दिया कि गाड़ी अगर राइट लेफ्ट हो रही है तो वो लड़की चला। ओह माय गॉड, ये बहुत तंग हूं। बिल्कुल। लेकिन आप अच्छा, वैसे सुहा अगर टाइम है तो दुआ से सवाल कर लेते हैं। और तो दुआ एक और चीज जो बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी नौजवान लड़कियां जो चाहती हैं आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए, लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होता है तो माँ बाप को टेंशन शुरू और कहीं ना कहीं इन ख्यालों में होता है कि बच्चे की अब हाथ पीले करने हैं। हाथ पीले करते करते बेचारी जो है पूरी जिंदगी मफलूज हो जाती है, वो जहाँ कुछ बनना चाहती थी। ये कितना जरूरी है कि उनको थपकी देना कि भाई आगे निकले, हाथ बाद में पीले कर देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने रेज किया, लेकिन अच्छा मैं इसमें ना आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। हाथ पीले हो गए, अच्छा सिर्फ वो खातून सुपर वुमेन नहीं है जो जॉब करती है, वो खातून भी मैं कहती हूँ सुपर वुमेन है जो सिर्फ घर चलाती है। घर चलाना एक जॉब करने से ज्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा, जो खातून जॉब करती है और फिर उसके साथ घर संभालती है, अच्छा लोग कहते हैं ये बड़ा कोई मुश्किल टास्क है, नहीं औरत नहीं कर सकती है। एक्चुअली औरत के अंदर ना
अल्लाह ताला ने इस कदर स्किल्स पैदा की हैं। अच्छा दुआ मैं आपकी इसी बात से कंक्लूड करूंगी, वक्त के हम थोड़े से पाबंद है, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। लेकिन आपको सेकंड करते हुए कि बीइंग अ वुमेन आई फील सो मच पावरफुल ऑल अराउंड। आप कुछ भी कर सकते हैं, पैरेलल घर और बाहर दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। सो हमने आपसे लेनी है इजाजत, लेकिन उससे पहले खबर जो अभी भी मुझे मौसूल हुई है, जिसके बाद ये पूरा जो मुझे स्टूडियो ना वो धुआं लग रहा है, वो इसलिए बिकॉज एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का जो है, लाहौर की फिजाई आलूदगी 687 एयर क्वालिटी इंडेक्स पे पहुंच गई है। कहा जाता है कि ये रिकॉर्ड बना है पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ 0 से लेके 80 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स वो होता है, इसमें एक आम आदमी सांस ले सकता है। अगर ये 300, 400, 500, 600 से आगे जाता है तो इसका मतलब ये कि आप एक चिमनी में जिंदा है जहां पर आलूदगी ही आलूदगी है। तो ये खबर ऐसे कंक्लूड कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपनी अगर हम देखें ना मसनूई बारिश काम आई मोहसिन नकवी साहब की, ना कुछ और चीजें, लेकिन बहरहाल मैं एक चीज जाते जाते एक कहूंगा कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी बड़े माफिया बैठे हुए हैं उस पर, और जो 4 इंस्पेक्टर लगाए हुए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी दें, क्योंकि जो सूरत हाल है, जो मामला हम देख रहे हैं वो नुकसानदेह और आने वाली आपकी ही नस्लें तबाह होंगी। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फेफड़ों का कैंसर होने वाला है, ये बाकायदा बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, कोशिश करें कि प्रिकॉशंस करें। और अब लेंगे इजाज़त आपसे, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।